Hello students, this is Bashir Ahmed Gojri presenting presentation for the students of class 8th subject history and name of the chapter is civilizing the native educating the nation। इस प्रेजेंटेशन में हमने इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे ऑलमोस्ट 190 इयर्स राज किया और इससे क्या हुआ कि उनका इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट हिंदुस्तान के हर तबके पे हुआ, बीट राजाज, नवाब्स, पीजेंट्स और ट्राइबल्स, हर एक पे ब्रिटिश रूल का कहीं न कहीं से कोई असर तो जरूर हुआ। इवन ब्रिटिशर्स को फील हुआ, उनका एक बिलीव था कि वो इंडिया आए हैं विद अ कल्चरल मिशन। They had to civilize the natives, change their customs and values। यानी अंग्रेजों का ये बिलीव था कि वो इंडिया आए हैं एक कल्चरल मिशन पे, वो इंडियंस को सिविलाइज करने के लिए आए हैं, वो हिंदुस्तान के कस्टम्स को चेंज करने के लिए आए हैं, वो हिंदुस्तान के वैल्यूज को चेंज करने के लिए आए हैं। अब इस पैरा की तरफ देखो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अंडर द हेडिंग हाउ ब्रिटिश सा एजुकेशन द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटेशन। इन 1783 William Jones, a linguist, was appointed as a senior judge at the Supreme Court that the company had set up। William Jones started studying ancient Indian texts on law, philosophy, religion, politics, morality, arithmetic, medicine, and other sciences। Englishmen like Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallhead were busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian languages, and translating Sanskrit and Persian works into English. A madrasa was set up in Calcutta in 1781 to promote the study of Arabic, Persian, and Islamic law. In 1791, the Hindu College was established in Banaras to encourage the study of ancient Sanskrit texts that would be useful for the administration of the country। 1783 में विलियम जोन्स जो एक लिंग्विस्ट था, उसको कंपनी ने अपॉइंट किया एज ए जज इन द सुप्रीम कोर्ट। जो कोड भी कंपनी ने ही सेटअप किया था। और विलियम जोन्स ने क्या स्टार्ट किया, उसने इंडिया की एंशंट टेक्स्ट ऑन लॉ, इंडिया की टेक्स्ट ऑन फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अरिथमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंस, अलगर्ज हिंदुस्तान का ऑलमोस्ट सारा लिटरेचर पढ़ना विलियम जोन्स ने स्टार्ट किया। इसके बगैर भी दो इंग्लिशमैन थे, एक हेनरी थॉमस कोलब्रुक था, दूसरा था नथानियल हेलहेड। उन्होंने भी इंडिया का एंशंट जो टेक्स्ट थे या इंडिया की एंशंट हेरिटेज जो थी उसमें कोशिश की, वो पढ़ाई की, उसकी पढ़ाई की और उसकी डिस्कवरी करने की कोशिश की। और उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान का पुराना लिटरेचर जो संस्कृत या पर्शियन में था उसको कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया इनटू इंग्लिश। और 1781 में अंग्रेजों ने कैलकाटा में एक मदरसा खोला जिसका मकसद था प्रमोशन ऑफ अरबिक, पर्शियन और इस्लामिक लॉ। 1791 में हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ बनारस में और इस कॉलेज को सेटअप किया गया with an objective to encourage the study of ancient Sanskrit texts। इससे क्या हो जाएगा, it would be useful for the administration of the country। अब नेक्स्ट सब टॉपिक है ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, in early 19th century many British officials began to criticize the Orientalist version of learning। James Mill was one of those who attacked Orientalists। According to him, the aim of education ought to be to teach what was useful and practical।
So Indians should be made familiar with the scientific and technical advances that the West had made rather than with the poetry and sacred literature of the Orient. Thomas Babington Macaulay, another critic of Orientalists, saw India as an uncivilized country that needed to be civilized. Macaulay emphasized the need to teach the English language. Following Macaulay's minute, the English Education Act of 1835 was introduced. A decision was taken to make English the medium of instructions for higher education and to stop the promotion of Oriental instruction. तो ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट इस सब टॉपिक में क्या है कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही ऑलमोस्ट ब्रिटिश कुछ ऑफिशियल्स उभर के आए जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट वर्जन ऑफ लर्निंग को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया और ओरिएंटलिस्ट वर्जन ऑफ लर्निंग का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिटिक वाज जेम्स मिल। जेम्स मिल का कहना था कि जो मकसद एजुकेशन का होना चाहिए दैट शुड बी वो चीजें सिखाना जो यूजफुल हो और जो प्रैक्टिकल हो। उसका कहना था कि इंडियंस को फैमिलियर बनाया जाए विथ साइंटिफिक एंड टेक्निकल एडवांसेस जो वेस्ट में थे, न कि खाली पोइट्री या सेक्रेट लिटरेचर पढ़ना। ऐसा ही मैकावली एक और क्रिटिक ओरिएंटलिस्ट लर्निंग का था। उन्होंने वो इंडिया को एक अनसिविलाइज्ड कंट्री मानता था जिसको सिविलाइज करने की जरूरत थी और इसके लिए मैकावली ने स्ट्रेस दिया यहाँ जरूरत है इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने की और मैकावलीज मिनट्स की ही बुनियाद पे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस इंडिया में किया गया और एक डिसीजन लिया गया कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश बनाया जाए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और रोका जाए प्रमोशन ऑफ ओरिएंटलिस्ट इंस्टीट्यूशंस। अब नेक्स्ट सब टॉपिक इस चैप्टर का है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं ध्यान दो। इन 1854 वुड्स डिस्पैच एन एजुकेशनल डिस्पैच वाज सेंट टू इंडिया outlining the educational policy that was to be followed in India. It emphasized on practical benefits of the system of European learning. Wood's dispatch urged that European learning would improve the moral character of Indians and make them truthful and honest and thus supply the company with civil servants who could be trusted and depended upon. तो इस हेडिंग के नीचे हम क्या पढ़ते हैं कि 1854 में वुड्स डिस्पैच जो एक एजुकेशनल डिस्पैच था वो इंडिया भेज दिया गया और वुड्स डिस्पैच में क्या थी, इट आउटलाइनेड एजुकेशनल पॉलिसी जो कि इंडिया में उस टाइम उनको फॉलो करनी थी और इस पॉलिसी में क्या था, इस पे जोर दिया गया था प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग। वुड्स डिस्पैच में इस बात पे ज्यादा जोर दिया गया था कि जो यूरोपियन लर्निंग इंडियन सीखेंगे, अगर इंडियन यूरोपियन नॉलेज सीखेंगे इससे क्या होगा, इंडियन का मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव हो जाएगा। वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने से इंडियन का मॉरल कैरेक्टर इंप्रूव हो जाएगा। इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ने से ट्रुथफुल हो जाएंगे, इंडियन ज्यादा ऑनेस्ट बनेंगे और इंडिया में जो सिविल सर्वेंट कंपनी को जरूरत थी तो कंपनी का ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन पढ़ाने से कंपनी को इंडिया से वो सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जिन पे वो ट्रस्ट कर सकते हैं और जिन पे वो डिपेंड कर सकते थे। नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट वाज टॉट इन द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता था। इन 1830s विलियम एडम, a Scottish missionary, toured the district of
Bengal and Bihar, and was given charge by the company to give report on the progress of education in vernacular schools. Adam found that the system of education was flexible and local schools were known as pathshalas. There were no fixed fee, no printed books, no separate school buildings, and no benches or chairs, no blackboards, no system of separate classes, no roll call registers, no annual examinations, and no regular timetable. Teaching process was oral and the guru decided what to teach in accordance with the needs of the students. तो क्या इसमें है कि 1830 में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी था उसको कंपनी ने चार्ज दिया था कि आप बंगाल और बिहार का टूर कीजिए और रिपोर्ट दे वर्नाक्यूलर स्कूल्स के बारे में। और इसके रिपोर्ट में क्या था, ही फाउंड कि जो लोकल स्कूल्स उस टाइम बंगाल और बिहार में थे उनको पाठशालास कहा जाता था, वो फ्लेक्सिबल थे। उन स्कूलों में न बच्चों को के लिए कोई फिक्स्ड फी था जो वो पे करें, दैट मीन्स न फिक्स्ड फीस बच्चों को देना था, न प्रिंटेड बुक्स थी, न सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स थी, न बेंचेस थे, न चेयर थे, न ब्लैक बोर्ड थे, न सेपरेट क्लासेस हुआ करते थे, न रोल कॉल रजिस्टर्स हुआ करती थी, न एनुअल एग्जामिनेशन, न रेगुलर टाइम टेबल। और टीचिंग क्या थी, ओरल, जुबानी। टीचर बोलता था, गुरु बोलता था, बच्चे सुनते थे। गुरु ही डिसाइड करता था क्या पढ़ाना है इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब न्यू सब हेडिंग है इस चैप्टर की, न्यू routines, new rules. After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. Company appointed a number of government officials, each in charge of looking after 4 to 5 schools. Teaching was now to be based on textbooks. Learning was to be tested through a system of annual examinations. Those pathshalas which accepted the new rules was supported through government grants. न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, इसमें क्या था, 1854 में डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि वर्नाक्यूलर एजुकेशन जो इंडिया में थी इसको इम्प्रूव किया जाए। इस एजुकेशन सिस्टम में रूटीन्स इंट्रोड्यूस की जाए और रूल्स एस्टैब्लिश किए जाए, रेगुलर इंस्पेक्शंस किए जाए, और इन चीज़ों के लिए कंपनी ने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए। हर ऑफिशियल को 4 से 5 स्कूल देखने होते थे। टीचिंग अब इन स्कूलों में थी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स, यानी अब टेक्स्ट बुक्स इंट्रोड्यूस हुई और एनुअल एग्जामिनेशन इंट्रोड्यूस हुई। और वो पाठशाला जो गवर्नमेंट की ये गाइडलाइंस को अवॉइड करते थे, मानते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ग्रांट्स भी फराहम करती थी। कुछ इंडियंस डेवलपमेंट इन यूरोप से मुतासिर हुए, लेकिन तब भी इंडिया के 2 नेशनलिस्ट्स महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ऐसे निकले who reacted against western education। और महात्मा गांधी का कहना क्या था, इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। अब देखिए, Mahatma Gandhi urged that colonial education created a sense of inferiority in the minds of Indians. It was sinful and it enslaved Indians. It cast an evil spell on them. Mahatma Gandhi wanted an education that could help Indians to recover their sense of dignity and self-respect. According to Mahatma Gandhi, Indian languages ought to be medium of teaching and the means to develop a person's mind and soul। महात्मा गांधी का कहना था कि जो ये कॉलोनियल एजुकेशन
जो अंग्रेजों ने यहाँ इंट्रोड्यूस की, इससे क्या हुआ, इंडियंस में डेवलप हुई इंफीरियरिटी। इंडियंस को लगा कि हम इंफीरियर है टू द ब्रिटिशर्स। गांधी जी इसको सिंफुल मानते हुए बोलते हैं कि इसने इंडियंस को अपने गुलाम बना दिया और इससे इंडियंस बहुत पीछे गए मॉरली। महात्मा गांधी का कहना था कि एक एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा हो जिससे इंडियंस को हेल्प मिले कि वो रिकवर करे सेंस ऑफ डिग्निटी, वो रिकवर करे सेल्फ रेस्पेक्ट। और महात्मा गांधी के कहने के मुताबिक इंडियन लैंग्वेजेस ही होनी चाहिए मीडियम ऑफ टीचिंग। इंडियन लैंग्वेज ही होने चाहिए द मीन्स टू डेवलप इंडियन माइंड एंड सोल। नेक्स्ट हेडिंग इसमें है टैगोर्स अबोर्ड ऑफ पीस। Rabindranath Tagore started Shanti Niketan in 1901. According to him, creative learning be encouraged only within a natural environment, and hence set up his school 100 kilometers away from Calcutta in a rural setting. He emphasized the need to teach science and technology at Shanti Niketan along with art, music, and dance. Rabindranath Tagore, who showed a reaction against the colonial education, उसने 1901 में शांति निकेतन एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला। उसका कहना था कि क्रिएटिव लर्निंग नेचुरल एनवायरनमेंट में ही हो पाती है और इसी वजह से इसने इस शांति निकेतन की लोकेशन चुनी कैलकाटा से 100 किलोमीटर दूर एक रूरल एक गांव वाली सेटिंग में। उसने कहा कि शांति निकेतन में साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ देयर विल बी टॉट आर्ट, म्यूजिक एंड डांस। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हमने कोशिश की मेन पॉइंट इसको टच करने की। अब इसके बाद स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो एक बार देखे। आई होप, मुझे भरोसा है और पता है कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर आप इजीली लिख पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रेजेंटेशन।